नमस्कार जी, कैसे हैं आप? घड़ी मिला लीजिए, 8:55 हो गए हैं और रोज़ की तरह मैं हाजिर हूँ आपकी खिदमत में दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरों का तबसरा लेकर। और चर्चा करेंगे आज मुख्य रूप से इस बात पर कि आम आदमी पार्टी को हिमाचल प्रदेश में सांप क्यों सूंघ गया। जो पार्टी तीसरे विकल्प के रूप में सत्तासीन होने के शोर और जोश के साथ पहाड़ पर चढ़ी थी, वो आखिर दुम दबा के कहाँ गायब होगी भरे चुनाव में? क्या कोई डील हुई है कांग्रेस से, बीजेपी से, किसी और से? इसकी चर्चा करेंगे, लेकिन दूसरी तमाम खबरों पे भी जाएंगे। जल्दी से आप जुड़िए जल्दी से जल्दी। अनिल जी, अश्विनी जी, सुमन, अजय शर्मा, रविंद्र नेगी जी, इससे पहले वाले जो गए उनके मैं नाम नहीं पढ़ पाया, दोबारा लिखेंगे तो पढ़ जाऊंगा। इकबाल नियाजी जी, हेलो। कपिल सिंह गुलेरिया जी, ठंड ठीक है? कपिल गुलेरिया जी, ठंड ठीक है, सुबह शाम तो ठीक है। देवेंद्र कश्यप जी, शिवालिक रोहित ठाकुर जी, सुशील पटियार जी, शिशु पटियाल जी, शुक्रिया आपका भी। विनोद खट्टा जी, अजय कुमार जी, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। राज नेगी, बलजीत सिंह भालरू, कमल वर्मा, प्रवीण ठाकुर, नमस्कार सबको जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का। कपिल ठाकुर जी, आपका भी। काइंडली इसको शेयर कर दीजिएगा। आज आम आदमी पार्टी की सुध लेंगे, लेकिन जो दूसरी खबरों हैं उनमें सबसे पहले बात करेंगे हम महाकाल के दर्शनों की। वो अब आपको मुफ्त होंगे, क्या मामला है क्या नहीं। उधर कांग्रेस की लड़ाई सड़कों पर आ गई है। इसी बीच में पूर्व अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने भी एंट्री मारी है। कौल सिंह तो पहले एंट्री मार चुके हैं, कुलदीप राठौर ने भी एंट्री मारी है। क्या पूरा मामला आपको बताएंगे और आपको ये भी बताएंगे कि रश्दी के घर को लेकर क्या विवाद है, और साथ ही साथ ये बताएंगे कि बीजेपी नेताओं की एफबी हैक हो रही है। किसकी हुई है ये बताएंगे। सीएम के प्रोफाइल पर भी कुछ ऐसा चला जो नहीं चलना चाहिए था। एक एक करके चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात भोलेनाथ उज्जैन के महाकाल की। अगर आप उज्जैन में महाकाल के दर्शन के अभिलाषी हैं और आपको लगता है कि वहाँ जो फीस वाला मामला है वो आपके बस का नहीं है या फीस आप नहीं दे सकते वहाँ पे, तो अब वहाँ निःशुल्क दर्शन एक बार फिर से शुरू कर दिए गए हैं। मंगल, बुध, वीर और शुक्र को ये 1 से 4 बजे तक फिलहाल इन दर्शनों को आम आदमी के लिए खोल दिया गया गर्भगृह में जाकर। पहले गर्भगृह में जाने के लिए शुल्क देना पड़ता था और बहुत पहले ये निःशुल्क वाली व्यवस्था थी, उसके बाद शुल्क वाली व्यवस्था की, अब फिर से निःशुल्क वाली व्यवस्था आ गई है। शनिवार, रविवार और सोमवार को आपको ये शुल्क देना पड़ेगा अगर आप गर्भगृह में जाना चाहते हैं। शायद उस दिन शनिवार, रविवार और सोमवार को जो है ज़्यादा रश रहता होगा, लेकिन मंगल, बुध, वीर, शुक्र 4 दिन आप गर्भगृह में बिना कोई शुल्क दिए जाकर दर्शन कर सकते हैं। हाँ, 1 से 4 बजे के बीच में आपकी जो रजिस्ट्रेशन है उसके हिसाब से आपको लाइन में लगना होगा। अच्छी खबर महाकाल के भक्तों के लिए। और अब बात करेंगे हिमाचल प्रदेश के नेताओं की। नींदें तो उड़ी हुई हैं चुनावी नतीजों को लेकर, चाहे कोई मर्जी हो। बड़े से बड़े नेता की नींद उड़ी हुई है। दिन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके नेता कहता है कि हम 100% जीत रहे हैं, हमारी पार्टी प्रचंड बहुमत से जीत रही है, और शाम को फोन करके कहते कि भाई जी मेरी सीट का क्या हालचाल है, तो हम जो क्या लगा था। ये स्थितियां इसलिए होती हैं क्योंकि लोकतंत्र की जो धुरी है वो वोटर हैं, लोग हैं, और लोगों ने क्या डिसाइड किया है ये जब तक नतीजे नहीं आते तब तक पता नहीं चलता। लेकिन ये नींद उड़ने वाले मौसम के बीच में अब फेसबुक आईडियां भी उड़ रही हैं। जी हाँ, चिंतपूर्णी से सिटिंग एमएलए और वर्तमान में बीजेपी के प्रत्याशी बलबीर चौधरी की फेसबुक आईडी जो है फेसबुक हैक हो गया, फेसबुक अकाउंट हैक हो गया। उसकी सूचना उन्होंने खुद अपने ही उसी अकाउंट पे दी है और कहा है कि उन्हें कुछ दोस्तों और रिश्तेदारों के फोन आए जिसमें कहा गया कि आपके फेसबुक आईडी के माध्यम से पैसों की मांग की जा रही है, और जिस पर संज्ञान लेकर मैंने सबको जो है इस पर कोई ध्यान नहीं देने को कहा है, क्योंकि उनको लगता है कि उनकी आईडी हैक हो चुकी है, ये उन्होंने कहा है। इसी बीच मुख्यमंत्री के आधिकारिक पेज पर आज दोपहर बाद कुछ ऐसा चला जिसको लेकर एक बार फिर से थोड़ा चिंता पैदा होती है। मुख्यमंत्री के आधिकारिक आईडी पर जो है किसी का इंस्टाग्राम वीडियो चल गया। हालांकि अनगारल वीडियो नहीं था, लेकिन फिर भी ये उनके पेज पर, आधिकारिक पेज पर अवांछित था, क्योंकि इसका हिमाचल प्रदेश से कोई लेना देना नहीं था। थोड़ी देर में ये गायब हो गया। अब ये आईडी हैक हुई है या कोई फेक बुक शास्त्री या फेसबुक शास्त्री हैक करने की कोशिश कर रहा था, या कोई गलती से उन लोगों ने पोस्ट डाल दी जो लोग ये पेज मैनेज करते हैं,
ये हमें नहीं मालूम, लेकिन ऐसा हुआ है। उधर कांग्रेस के ही एक अन्य नेता सत्यप्रकाश ठाकुर ने भी, अभी मेरे सामने मेरी स्क्रीन पे आ रहा है, उन्होंने भी जो है एक पोस्ट किया है कि उनकी आईडी भी हैक हो चुकी है। जनाब पता नहीं, भरे चुनाव में लोग नतीजों का इंतजार कर रहे हैं। ये कौन फेसबुक शास्त्री है, ये कौन ये ऐसा शास्त्र कर रहा है कि इस तरह की पोस्टें जो है नेताओं को डालनी जा रही है। किसी की आईडी हैक हो गई है, किसी की आईडी पे कुत्ते बिल्लों के वीडियो चल रहे हैं, किसी पे जो है कुछ चल रहा है, और ये कांग्रेस और बीजेपी में हो गया है। ये साइबर अटैक सब जगह होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हमारी आईडीज को भी हैक करने की कोशिश इस तरह के शास्त्री करते रहते हैं, लेकिन ये चिंता का विषय है। और अगर आपको ऐसा लगे तो आप उस पर ध्यान न दें, बल्कि संबंधित व्यक्ति को हो सके तो आप इन्फॉर्म करें। अब बात करेंगे अगली खबर की जी, और अगली खबर हम जो लेने जा रहे हैं वो ये है कि कांग्रेस की फूट अब सड़कों पर आ गई है, और इसी बीच में राठौर ने भी एंट्री मार दी है। पूरा मामला जो है इस तरह से है कि एक तरफ कांग्रेस के युवराज भारत जोड़ो यात्रा चलाए हुए हैं, और दूसरी ओर कांग्रेस एक और राज्य में टूटने के कगार पर है। हालांकि ऐसा नहीं है, उस राज्य में पहले भी ऐसा हुआ है। बात हम राजस्थान की कर रहे हैं, जहां एक बार फिर से गहलोत और सचिन पायलट का खेमा आमने सामने है। एक मीडिया इंटरव्यू में गहलोत ने साफ साफ शब्दों में कहा है कि सचिन पायलट गद्दार हैं, उनके पास 10 विधायक भी नहीं है, और उनको कौन मुख्यमंत्री बनाएगा। ये लड़ाई पहले भी चली थी जब राजस्थान में सरकार आई थी, और सचिन पायलट वहां पे पार्टी के अध्यक्ष थे। उसके बाद दोनों खेमों में खूब खींचातान हुई मुख्यमंत्री पद को लेकर। अंततोगत्वा गहलोत को हाईकमान ने मुख्यमंत्री बनाया। उसके बाद कई चर्चाएं आई, कई बार ऐसे दौर आए जो तल्खी के दौर आए, लेकिन फिर सुलह सफाई के दौर भी आए, दोनों को गलबैयां डाले भी देखा गया। लेकिन अभी 25 सितंबर के आसपास जब ये कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव होना था, और उस चुनाव में ये सामने आया कि गहलोत को जो है कांग्रेस अध्यक्ष का पर्चा भरने के लिए कहा गया है। गहलोत अगले कांग्रेस अध्यक्ष हो सकते हैं, अभी तो मल्लिकार्जुन खड़गे बन गए, लेकिन तब ये मामला आया था तो इसका दूसरा पार्ट तब शुरू हुई है। वैसे तो 2020 में शुरू हो गया था, पायलट खेमे ने बगावत कर दी थी। उनके 18 कैंप विधायकों ने जो है मानेसर में बाड़ेबंदी की, और उस वक्त पायलट को प्रदेशाध्यक्ष और डिप्टी सीएम के पद से बर्खास्त कर दिया गया था। 34 दिन तक गहलोत पायलट खेमे के विधायकों में जो है इस तरह की बाड़ेबंदी रही, और 10 अगस्त 2020 को पायलट खेमे की सुलह हो गई थी गहलोत के साथ। तो फिर एक कमेटी बनी थी जिसमें पायलट की मांगों पर विचार करने की बात हुई थी, और 14 अगस्त 2020 को जो है गहलोत ने विधानसभा में बहुमत साबित किया था, और इस ड्रामे का पहला पार्ट जो है वो पटाक्षेप हो गया था। फिर दूसरा पार्ट जो है गहलोत को अध्यक्ष बनाने के फैसले के बाद आया। फैसला हो गया था कि वो अध्यक्ष बनेंगे कांग्रेस के। 25 सितंबर को गहलोत कैंप के विधायकों ने अचानक 90 के आसपास विधायकों ने इस्तीफा दे दिया विधानसभा के अध्यक्ष को, और तब भी ये सामने आया था कि गहलोत नहीं चाहते कि अगर वो कांग्रेस के अध्यक्ष भी बने तो उनके पीछे राजस्थान की मुख्यमंत्री की कुर्सी जो है वो सचिन पायलट को जाए। अभी जो है तीसरा पार्ट अब शुरू हो गया है। एक टीवी इंटरव्यू में गहलोत ने ये चीज़ें कही हैं, और दिलचस्प ढंग से युवराज कांग्रेस के जो हैं उनकी भारत जोड़ो यात्रा अभी राजस्थान में एंटर होने को है। आजकल मध्य प्रदेश में है, उसके बाद वो राजस्थान में एंटर होगी, और उससे पहले ये चिक फिर से सामने आ गई है। तो कांग्रेस की फूट सड़कों पे आ रही है। राहुल गांधी भारत जोड़ने निकले हैं, और जहां जहां कांग्रेस है वहां वहां टूट रही है। इसमें कोई दो राय नहीं है, ये टूटन के ही संकेत हैं। राजस्थान में टूट रही है, आने वाले वर्ष में वहां भी चुनाव है। तो इस तरह से देखना होगा कि क्या होता क्या नहीं होता। इसी बीच में यहाँ कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने फिर से एंट्री मारी है। आज उन्होंने अपने चिर परिचित अंदाज में राष्ट्रीय प्रवक्ता की हैसियत से शिमला के राज्य कांग्रेस कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, और उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस थंपिंग मेजॉरिटी के साथ जीत रही है, बीजेपी की हॉर्स ट्रेडिंग की कोशिशें नाकाम होंगी, और हम लोग पूरे 5 साल तक सरकार चलाएंगे। और उन्होंने ये भी कहा है कि राहुल गांधी की पदयात्रा से मोदी भयभीत हो गए, इसलिए वो इस तरह की तोड़फोड़ करना चाहते हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी पूर्ण बहुमत सरकार बनाने जा रही है, ये उन्होंने कहा है। उन्होंने जब उनसे पूछा गया कि क्या आप मुख्यमंत्री की रेस में हैं, तो उन्होंने इससे इनकार किया, लेकिन उन्होंने साथ में एक उदाहरण भी दिया जो बताता है कि उनकी एंट्री किधर को हुई है। उन्होंने कहा कि उपचुनाव में जब मैं अध्यक्ष था तब पार्टी ने
लोकसभा की 1 और विधानसभा की 3 सीटें जीतकर बीजेपी की विदाई तय कर दी थी। जी समझ गया। मुकेश अग्निहोत्री ने कहा 5 साल तक मुझे राज पलटने का काम दिया गया था, वो मैंने कर दिया। फैसला बंद हो गया ईवीएम में। बीच में कौल सिंह ठाकुर का बयान आया पिछले कल कि अनुभव, परिपक्वता, मैच्योरिटी आदि आदि में उनके आगे कोई नहीं टिकता। अभी जो है कौल सिंह के बाद कुलदीप राठौर ने बता दिया कि पार्टी ने लंबे अरसे बाद जो जीत का स्वाद चखा था वो उनकी ही अध्यक्षता में चखा था। इब्तदाए इश्क है रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। अभी और दावेदार आएंगे। मैंने कहा ना कि चुनाव के बाद कुछ दावेदार बाहर हो जाएंगे और कुछ जो है नए आ जाएंगे। चुनाव बोले तो अब चुनाव तो हो गया है, मतदान हो गया है, आधा हिस्सा हो गया है, अब नतीजे आएंगे। पता लगे नतीजों के बाद कुछ दावेदार नतीजों के साथ ही निकल लिए और कुछ जो है नए कूद जाएंगे। तो ये देखना होगा क्या होता है क्या नहीं होता। दिलचस्प है। सरकार तो बनेगी ही बनेगी, इसकी नहीं बनेगी उसकी बनेगी, किसी एक पार्टी की सरकार बनेगी। सरकार कंटिन्यूटी में होती है, किस पार्टी की बनेगी इसका पता 8 तारीख को लगेगा। फैसला आप लोग कर चुके हैं, इसलिए कुछ ज्यादा दिक्कत वाला काम नहीं है। लेकिन इस तरह से जब पॉलिटिक्स अपनी अपनी शेप ले रही है तो दिलचस्प स्थितियां हो जाती हैं और उनको हम सबको मिलकर जो है एंजॉय करना चाहिए। उसी को हम लोग जो है आपकी नज़र रख रहे हैं ताकि आप भी उसको एंजॉय करें। उधर सलमान रश्दी द सैटनिक वर्सेस वाले, जिनके ऊपर फतवा हो गया था सैटनिक वर्सेस लिखने के लिए, जाने वाले लेखक, भारतीय मूल के, ब्रिटिश और अमेरिकी नागरिक, जो भी मर्जी उनको कह लें, उनके बंगले पर जो सोलन में है अनीस विला, एक बार फिर से विवाद हो गया। इस बंगले को हालांकि 20 साल से रश्दी का इंतजार है, लेकिन अभी जो है इस बंगले के ऊपर कब्जे को लेकर वहां के केयर टेकर गोविंद राम और एक अन्य पावर ऑफ अटॉर्नी राजेश त्रिपाठी नाम के शख्स के बीच में जो है मामला गरमा गया है और पुलिस कोर्ट कचहरी तक मामला जो है ये पहुंच गया है। राजेश त्रिपाठी ने बंगले के केयर टेकर गोविंद पर तोड़फोड़ का केस दर्ज कराया है। उनका दावा है कि वह इस बंगले की देखभाल करते हैं और दूसरी ओर केयर टेकर गोविंद राम का दावा है कि वह 25 साल से इस प्रॉपर्टी की देखभाल कर रहे हैं। सलमान रश्दी और उनके दोस्त विजय शंकर ने उन्हें प्रॉपर्टी की देखभाल का जिम्मा दिया था। विजय शंकर उनके वकील भी थे शायद उस समय। तो गोविंद राम की ओर से उनके वकील का कहना है कि मामला कोर्ट में है और अदालत जो है इसको देख रही है। और गोविंद ने कहा है कि 25 साल से रश्दी के इस बंगले की वो देखभाल कर रहे हैं। उनको खर्चा महीने का दिया जाता था। 2012 तक वो आया, 18 के बाद एक बार भी सैलरी नहीं आई। 2012 और 18 के बीच में सैलरी आई, बीच में नहीं आई। लेकिन वो अभी असली मालिक को ही हैंड ओवर करेंगे क्योंकि कब्जा उनके पास है। दूसरी पार्टी कह रही है कि कब्जा जबरदस्ती किया गया। तो क्रॉस FIR इस पर हुई है, लेकिन ये जो है दूसरी पार्टी कहती है कि गोविंद राम ने गैर कानूनी तरीके से प्रवेश किया। वो कहते हैं कि मुझको धमकाया। लेकिन वास्तव में अब एक बार फिर से ये अनीस विला चर्चा में। सोलन में फॉरेस्ट रोड पे ये अनीस विला है। बीच में ये डिप्टी कमिश्नर का आवास भी रहा, बीच में दूसरे विभागों के पास भी रहा। 1927 में ये विला बना था। उस जमाने के लिहाज से देखें तो बहुत खूबसूरत निर्माण था ये। और अनीस अहमद के नाम होने के कारण सरकार ने वर्ष 53 में इसको जो है एक तरह से बैरन प्रॉपर्टी घोषित कर दिया था कि ये मान के कि इसके जो असली मालिक हैं वो पाकिस्तान चले गए। लेकिन बाद में 1992 में सलमान रश्दी ने इस पर दावा किया। लंबी कानूनी लड़ाई उन्होंने लड़ी लगभग 5 साल तक और उसके बाद जो है ये 3000 वर्ग मीटर के बीच में फैला हुआ ये जो अनीस विला था वो उन्होंने 1997 में हासिल कर लिया था। अब इस पर एक बार फिर से जो है मामला गर्मा गया है। अभी एक और खबर ले लेंगे। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने बीएड डिग्री धारकों को जेबीटी टेट परीक्षा देने पर रोक लगा दी है। न्यायाधीश न्यायमूर्ति त्रिलोक चौहान और न्यायाधीश न्यायमूर्ति वीरेंद्र सिंह की खंडपीठ ने प्रदेश सरकार से 2 सप्ताह में जवाब तलब किया इस पूरे मामले पर। याचिकाकर्ता मोहित ठाकुर ने हिमाचल स्कूल शिक्षा बोर्ड की 5 नवंबर को जारी अधिसूचना को चुनौती दी थी। इसके तहत बीएड डिग्री धारकों और जेबीटी टेट परीक्षा के लिए जो है पात्र किया गया था उन बीएड धारकों को। गौरतलब है कोर्ट ने जेबीटी भर्तियों से ही जुड़े एक मामले में फैसला सुनाया था कि NCTE की अधिसूचना के अनुसार जेबीटी पदों की भर्ती के लिए नियमों में जरूरी संशोधन किया जाना जरूरी है। अदालत के इस फैसले से जेबीटी पदों के लिए बीएड डिग्री धारक भी पात्र हो गए थे। बाद में हाईकोर्ट ने राज्य सरकार की ओर से दायर पुनर्विचार याचिका में पारित आदेशों के तहत इस फैसले पर रोक लगा दी थी। इस रोक के बाद बीएड डिग्री धारक फिर से इन पदों के लिए अयोग्य हो गए थे। प्रार्थी ने आरोप लगाया है कि NCTE की जिस नेशनल काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन की जिस अधिसूचना के तहत बीएड डिग्री धारकों
और जेबीटी टेट के लिए पात्र पाया गया है उसे राजस्थान हाईकोर्ट भी रद्द कर चुका है। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में भी पुनर्विचार याचिका लंबित है। एनसीटीई की 28 जून 2018 की सूचना में की वैधता सुप्रीम कोर्ट में भी लंबित है। ऐसे में बीएड धारकों को जेबीटी टेट के लिए पात्र बनाने का सरकार का निर्णय सरासर गलत है। मामले पर सुनवाई 15 दिसंबर को निर्धारित की गई अगली। तो ये मामला जो है जेबीटी और टीईटी का है। अब बात करेंगे उस शोर की जो पता नहीं चुनाव के शोर में कहां दब गया। आम आदमी पार्टी की बात करेंगे। पूरे लाभ लश्कर के साथ आम आदमी पार्टी ने यह धावा बोला था। पंजाब में जैसे ही उसकी सरकार बनी और लैंडस्लाइड विक्ट्री हुई, जो कहते थे झाड़ू फिर गया बाकी पार्टी पर, उसके बाद तमाम झाड़ू लेकर आम आदमी पार्टी के तमाम नेता कार्यकर्ता जो थे वो आए थे हिमाचल प्रदेश में। और हिमाचल प्रदेश में जो है उन्होंने दावा किया था कि अब के तीसरा विकल्प वो उपलब्ध करवाएंगे और यहां पे सरकार बनाएंगे। खूब धूम धड़ाके के साथ मार्च में ही चुनाव प्रचार शुरू हो गया। मंडी में रैली करी थी अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान ने। तिरंगे लहराए थे उस रैली में। रोड शो था, रोड शो ही करते हैं अमूमन वैसे वो। तिरंगे लहराए थे, मेरे रंग दे बसंती चोला भी गाया गया था और तब यह दावा किया गया था कि आम आदमी पार्टी यहां तमाम समीकरणों को पलट देगी। लेकिन उसके बाद आम आदमी पार्टी के नेता कुछ इस तरह से पलटने शुरू हुए। कोई बीजेपी में पलट गया, कोई कांग्रेस में पलट गया और हुआ ये कि आम आदमी पार्टी की गाड़ी ही पलट गई। चुनाव होते होते गाड़ी ही पलट गई। हाँ, 67 सीटों पर उन्होंने लड़ा। 68वीं सीट पे उनकी जो प्रत्याशी थी द्रंग से, वो टिकट समेत बीजेपी में चली गई थी। लेकिन 68 में उन्होंने फाइल किया था, 67 में उन्होंने लड़ा है। लेकिन आप अगर देखेंगे तो ज्यों ज्यों हिमाचल प्रदेश का सियासी पारा, चुनावी कार्यक्रम ऊपर चढ़ता गया, त्यों त्यों आम आदमी पार्टी का ग्राफ नीचे आता गया। क्या ये किसी सोची समझी डील के तहत हुआ है? चर्चा ये है कि उत्तराखंड में जब आम आदमी पार्टी ने काफी जोर दिया था तो हुआ यूं कि एंटी इनकम्बेंसी बोर्ड जो बीजेपी के थे वो कांग्रेस को ट्रांसफर होने से रुक गए। कांग्रेस बाहर रहेगी और बीजेपी रिपीट कर गई। तो क्या यहां आम आदमी पार्टी ने ऐसे ही किसी प्रभाव से बचने के लिए कांग्रेस के साथ डील कर ली या कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी के साथ डील कर ली? ये एक बड़ा प्रश्न आजकल चर्चा का विषय है। सत्येंद्र जैन को यहाँ प्रभारी बनाया गया था, वो अंदर हैं, उनके वीडियो बाहर आ रहे हैं। कोई मसाज का, कोई लेविश डिनर का, लंच का, वो वीडियो बाहर आ रहे हैं। बाकी भी जो उनके साथी आए थे वो भी कहीं गायब ही पाए गए। मनीष सिसोदिया पर भी थोड़ी मशकें कसी गई उनकी। ईडी चलना शुरू हो गए यहाँ भी। और दुर्गेश पाठक बीच में बनाए गए थे वो, अब फिर लेकिन भरे चुनाव में वो कहाँ थे कोई पता नहीं चला उनका जी, कहाँ थे कहाँ नहीं। जबकि आम आदमी पार्टी में कांग्रेस और बीजेपी के कई नेता संपर्क में थे। शुरू में डीजीपी लेवल तक के रिटायर्ड ऑफिसर जो हैं वो उसमें चले गए थे। एक समय में कांगड़ा के 5 प्यारे नेता, जिनको कहते हैं पंच प्यारे, हालांकि उसमें कुछ और भी हैं, लेकिन पंच प्यारों का एक जो समूह माना जाता, कहा जाता है उसको हिमाचल की पॉलिटिक्स में, वो भी चर्चा में था कि वो कांग्रेस से यहाँ बीजेपी में नहीं आएंगे और आम आदमी पार्टी में जा रहे हैं। मनकोटिया के बारे में भी चर्चा की है। आज वो ज्वाइन करने वाले हैं, लेकिन रैली हो गई थी शाहपुर वाली, वो ज्वाइन नहीं कर पाए थे। यानी धीरे धीरे पूरा का पूरा ग्राफ जो है वो डाउन हो गया। 1 मार्च तक जो है 5000 बूथों में अपनी बूथ कमेटियां बनाने का दावा किया था आम आदमी पार्टी ने। और अप्रैल में बाकायदा जो है केजरीवाल ने मार्च में ही रैली कर दी थी। अप्रैल में नड्डा की रैली के ठीक अगले दिन जो है रैली करी थी उन्होंने। 12 जिलों में 12 प्रवक्ता, एक तरह से हर जिले में तो नहीं बता सकते, लेकिन ओवरऑल 12 जिलों के प्रवक्ताओं की जो 12 प्रवक्ताओं की जो थी वो फौज थी। जम के हमला बोला जाता था चारों तरफ से। लेकिन धीरे धीरे ज्यों ज्यों वक्त गुजरता गया ये उफान थमता गया, नीचे आता गया। ये फॉर्म जो था इनका वो नीचे आता गया, झाग नीचे आता गया। और जब तक वोटिंग का समय आया ये पार्टी इतने डाउन चला गया इसका मोमेंटम कि अब अगर कोई ये कहे कि आम आदमी पार्टी के किसी कैंडिडेट की वजह से बीजेपी या कांग्रेस के किसी कैंडिडेट की जीत या हार होगी, ये संभव नहीं है, ये दिखता नहीं है। ये कहाँ इतना फर्क डालेंगे, दिखता नहीं। हालांकि अभी भी पार्टी को लगता है कि हम लोग 3-4 जगहों पे स्ट्रांग हैं, लेकिन वो स्ट्रांगनेस मुझे लगता है कि शायद जमानत बचाने तक ही होगी। बाकी तो वक्त बताएगा, ईवीएम बताएगी। लेकिन मेरा जो आंखों देखी मैं आपको बता रहा हूँ, जो मुझे महसूस होता है वो बता रहा हूँ। हो सकता है मेरा आकलन गलत हो सकता है, और हो सकता है इससे आप सहमत भी ना हो।
आपकी अपनी सहमति असहमति है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अभी आम आदमी पार्टी 67 की 67 सीटों पर इस अवस्था में नहीं है कि कोई जीत रहा है। कम से कम इस अवस्था में नहीं है कोई जीत रहा है। हाँ, इस अवस्था में शायद ही कोई 2-3 जगह पे हो कि जमानत बच जाए, और इस अवस्था में भी शायद ही 2 या 3 जगह से ज़्यादा कहीं हो कि किसी की हार या जीत पे कोई असर डाले। ये मतलब 2-3 से ज़्यादा जगह ऐसा नहीं होगा अगर हुआ भी तो, लेकिन फिर भी वक्त बताएगा कि डाला है या नहीं डाला गया। ये स्थितियाँ क्यों आई? क्या कोई समझौता हो गया? एक समय तो पूरी की पूरी पार्टी उठ के जो है पूरी जो पार्टी का पदाधिकारी थे सारा टीम होती है, टीम उठा के अनुराग जी आधी रात नड्डा जी के पास ले गए थे। लेकिन उसके बाद ऐसा क्या हो गया कि ये पार्टी नीचे 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 जाती गई, यहाँ तक कि केजरीवाल को सोलन वाली रैली जो है वो बीच में छोड़ के जाना पड़ा, और भगवंत मान बद्दी वाली जो रैली है वो करने ही नहीं आए। क्या कोई पैक्ट इस तरह का है कि यहां जरा तुम कुंद हो जाओ, गुजरात में हम हो जाएंगे? चर्चा इसकी भी है, इसकी चर्चा है, इसलिए अगर चर्चा है, पब्लिक डोमेन में ये बातें हैं, तो ये फिर करनी ही पड़ती हैं। तो ये आम आदमी पार्टी की स्थिति है। हालांकि जो बड़ा झटका है वो इनको तब लगा, जो शुरुआती जोश था ना, वो तब हुआ जब आम आदमी पार्टी पर जो है प्रो खालिस्तानी होने के टैग्स लगने शुरू हुए। कुछ इस तरह की घटनाएं हुई, फिर कुछ इस तरह के भाषण हो गए कि हमीरपुर में मिंजर का मेला हो गया, चंबा वाला मिंजर का मेला हमीरपुर में आ गया। तो उससे जो है धीरे धीरे कुछ ऐसी बातें होती गई कि लोगों का मन जो था वो आम आदमी पार्टी से भंग होता गया, मन मोह भंग होता गया। लेकिन बड़े बड़े नेता जो पार्टी ज्वाइन करके जाना चाहते थे आम आदमी पार्टी में, वो भी नहीं गए। ऐसा नहीं है कि पार्टियों की टिकटें नहीं मिलने पर नेताओं ने कोई दूसरा रास्ता नहीं चुना। 21 जगह तो बीजेपी के ही बागी हैं, 7 या 8 जगह कांग्रेस के भी बागी हैं। तो जहां 30 लोग इस तरह से रास्ता चुने हैं, उन 30 में से 3 भी इधर नहीं आए। तो ये इसकी वजह जो है आम आदमी पार्टी को ढूंढनी पड़ेगी। क्या झाड़ू के तिनके बिखर गए हैं? क्या एक बार फिर से हिमाचल प्रदेश में तीसरी शक्ति को उभारने का प्रयोग नतीजों से पहले ही खत्म हो गया है? ऐसा नहीं है कि यहाँ रही नहीं तीसरी शक्ति। 1952 से लेकर पिछले चुनाव तक 6 से लेकर 10% तक का वोट जो है वो पहली 2 पार्टियों के अलावा तीसरों को जाता है, जिनमें कई बार इंडिपेंडेंट ज़्यादा आते हैं, कई बार थर्ड फ्रंट भी आ जाता है। थर्ड फ्रंट में जो है हिमाचल विकास कांग्रेस आया था, उसको 4 सीटें मेन चुनाव में आई थी, और उसके बाद जो मेन चुनाव का एक जो सेकंड लेग होती है 3 सीटों की, उस समय ने होती थी 2012 से पहले, डिलिमिटेशन से पहले, वो किन्नौर, लाहौल और भरमौर की, तो उसमें भी उन्होंने 1 सीट जीती थी। और उन्होंने बाकायदा सत्ता जो है उनकी वजह से कांग्रेस की चली गई थी। उसके बाद HVC आई, हिमाचल विकास कांग्रेस, माफ़ कीजिएगा, हिलोपा आई। HVC तो हो गई, हिलोपा आई। हिलोपा जब आई तो प्रेम कुमार धूमल की सरकार थी, महेश्वर सिंह ने हिलोपा बनाई। तो जब हिलोपा बनी तीसरी शक्ति का, उसमें 1 ही सीट आई, लेकिन वो भी 6.5-7% वोट ले गए, और उन्होंने भी सिटिंग गवर्नमेंट को धक्का दे दिया। इस बार जो है आम आदमी पार्टी एक बड़े अम्ब्रेला के रूप में आई थी, क्योंकि इसके पास दिल्ली और पंजाब में सरकारें बन चुकी थी। ऐसे में बहुत ज़्यादा लोगों को भी इंटरेस्ट इसमें हो गया था कि ये पार्टी कुछ ना कुछ ऐसा विकल्प सुझाएगी। जहाँ जहाँ अच्छे विकल्प लोगों को इंडिपेंडेंट्स के रूप में भी आए हैं, वहाँ वहाँ इंडिपेंडेंट्स की भी चर्चा है। ऐसे में ये संभव नहीं था कि अगर आम आदमी पार्टी पूरी तबीयत के साथ यहाँ आती तो उसको अच्छे चेहरे नहीं मिलते, ज़रूर मिलते। अगर यहाँ पे अलग अलग जिलों में इंडिपेंडेंट्स को लेकर लोग इस स्थिति में हैं, इंडिपेंडेंट्स चुनाव के बाद लोग चर्चा कर रहे हैं कि वो जीत सकता है, चाहे वो कांगड़ा जिला की बात हो, चाहे हमीरपुर जिला की बात हो, चाहे शिमला जिला की बात हो, चाहे मंडी जिला की बात हो, चर्चाएं तो हो रही हैं कि फला इंडिपेंडेंट दमदार है। चाहे कुल्लू की ही बात हो, फला इंडिपेंडेंट दमदार है, उसने जो है पूरा धुआं दिया हुआ है और हो सकता है वो जीत जाए, ऐसी चर्चाएं हैं। तो ऐसी चर्चाओं में जाहिर है कि इस तरह के नेता भी ये तो आकलन करते ही होंगे कि अगर उनको किसी पार्टी का कोई काडर मिल जाए तो उनको और सहूलियत होती, लेकिन इसके बावजूद वो क्यों नहीं गए, ये भी एक सवाल है। या उनको क्यों नहीं लिया गया, ये भी एक सवाल है। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। इस सवाल पे मंथन करिएगा। आपको क्या लगता है आम आदमी पार्टी का
खुमार उतर गया है? तो कमेंट कीजिए। क्यों उतरा है तो भी कमेंट कीजिए। अगर जो चर्चा है कि आम आदमी पार्टी ने यहाँ जानबूझकर अपने आप को इसलिए नहीं उभारा ताकि सिटिंग गवर्नमेंट जो बीजेपी की है उसको लाभ ना हो जाए, तो भी आप बताइए। अगर आपको लगता है कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में कहीं आपस में अंडरस्टैंडिंग हो गई है कि आप गुजरात में थोड़े ठंडे रहो और हम हिमाचल में ठंडे हो जाते हैं, आप अपना काम यहाँ करो, हमको वहाँ करने की कोशिश करने दो, तो भी जो है हो गया। इकबाल न्याजी, मैंने आपका सुझाव नोटिस कर लिया। मैं कोशिश करूंगा फुटबॉल वाले को, लेकिन फिलहाल जो है बीसीसीआई को लेकर एक बड़ी खबर जो है वो चली हुई है। अब आपने याद दिलाया तो मुझे याद आ गया। सूर्या यादव और संजू सैमसन को बांग्लादेश के दौरे के लिए आराम दिया गया है, उनको उस टीम में नहीं लिया गया है और उसको लेकर जो है बीसीसीआई के खिलाफ एक अभियान शुरू हो गया है कि जातिवादी है बीसीसीआई और एक जाति विशेष को जो है वो टीम में ज़्यादा तरजीह देती है। ये हैशटैग कास्टिस्ट बीसीसीआई के नाम से जो है हैशटैग चला हुआ है और उस पर अब तक जो है 50,000 के आसपास लोग जो है उसको रीट्वीट कर चुके हैं या कमेंट कर चुके हैं। तो ये ज़रूर चला हुआ है। तो सूर्या यादव और संजू सैमसन के समर्थक तो वैसे ही नाराज हैं, लेकिन अभी इस तरह का अभियान भी चल गया है। देखिए, बहुत अच्छे सुझाव आ रहे हैं जी, बहुत अच्छे सुझाव आ रहे हैं। सुशील कुमार कह रहे हैं कि उनका वजूद ही नहीं उभर सका है एचपी में। बिल्कुल ठीक कह रहे आप। अजीत शर्मा जी, थैंक यू वेरी मच जी। वीरेंद्र कुमार जी, शुक्रिया। मैंने सवाल आपसे आग्रह यही किया था कि आपको आम आदमी पार्टी के इस प्रदर्शन पर जो बिल्कुल ऊपर गया फिर नीचे आ गया, जैसे होता है ना कि आप किसी साबुन या केमिकल वाली बाल्टी में पानी फेंको तो झाग ऊपर जाता है, ये चाय ही एक केतली से ऐसे डालना शुरू कर तो ऊपर कॉफ़ी चाय का झाग आता है बैठ जाता है। ऐसा क्यों हुआ, ये आप बताएं जी। थैंक यू वेरी मच, काइंडली इसको शेयर कर दीजिएगा जी। सनी शर्मा जी, नमस्ते, कैसे हैं आप? दौलतपुर के क्या हाल चाल हैं? चौधरी पटेल कुलदीप जी, नमस्कार। गोल्डी चौहान जी, थैंक यू वेरी मच जी। यशपाल शर्मा जी, सुमित कुमार जी, थैंक यू वेरी मच सर, आपका सबका शुक्रिया बहुत बहुत, थैंक यू।